कलाकार की कहानी उनकी जुबानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं प्राचीन कला को सीखने के लिए हमें पहले अपने अतीत को समझना होगा। कला की परंपरा को बढ़ाने के लिए हमें नए कलाकारों को प्रोत्साहित करना होगा। तो इससे पहले हम आज के प्रतिष्ठित लेजेंडरी पर्सनालिटी से आपको मिलवाऊं। पहले आपको ले चलते हैं झारखंड की दामोदर वैली की तरफ, जहां आज से कई वर्ष पहले सन 1985 में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को 30 कोल माइंस बनाने का काम मिला था। ये काम अत्यंत ही घातक था, विशेषकर वहां की आदिवासी जनजाति के लिए। इस प्रोजेक्ट में लगभग 300 से अधिक गांव उजड़ रहे थे। इसलिए वहां के लोकल लोगों ने इस बात का कड़ा विरोध किया। इसलिए इस प्रोजेक्ट के विरोध में एक पद यात्रा निकाली गई, जो कि दामोदर वैली से हजारीबाग तक की थी। और इस पद यात्रा की बागडोर पद्मश्री बुलु इमाम जी ने संभाली, जिनके अटूट प्रयासों के बाद ऑस्ट्रेलिया के इस कंपनी को फाइनली ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इस इंसिडेंट के लगभग 4 साल बाद एक और अजीब घटना घटी। आदरणीय बुल्लू इमाम जी को ये पता चला कि इस्को नामक एक जगह है जहाँ पर कुछ पुराने शैल चित्र यानी रॉक आर्ट मिले हैं, जिसे इनिशियली डॉक्टर टोनी रॉबर्ट ने खोजा था, जो वहाँ स्कूल चलाते थे। फिर क्या था? बुल्लू इमाम जी ने खोज जारी रखा और उसी दौरान 1991 में वहाँ के कर्णपुरा घाटी में 12 से भी अधिक और भी रॉक आर्ट मिले, जो लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुराने थे। बुलु इमाम जी ने उन प्राचीन पारंपरिक कला के महत्व को समझा और फिर उन रॉक आर्ट पर बनी कलाकृतियों से उन्होंने कोहवर और सोहराई जैसी चित्रकलाओं को न सिर्फ पुनर्जीवित रखने का कार्य किया, बल्कि अपने कड़े परिश्रम से हमारी ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को इंटरनेशनल स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। झारखंड के जंगलों और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण का उनका कार्य अतुलनीय है और इसी कारण उन्हें इंटरनेशनल पीस अवार्ड से लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया सन 2012 में। तब से अब तक पापा जी की कठिन संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण की यात्रा जारी है। आपको बता दूं कि हजारीबाग के आसपास के जितने भी गांव हैं और लोकल लोग हैं, वो बुलु इमाम जी को स्नेह से पापा जी पुकारते हैं। जब रॉक आर्ट की खोज चल रही थी, तब 20 से भी अधिक बुद्ध से जुड़ी गुफाओं की भी खोज हुई। अपने रिसर्च के दौरान पद्मश्री बुलु इमाम जी ने हमें ये बताया कि सोहराई और कोहवर चित्रकला महाराष्ट्र की वली पेंटिंग और मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने कोल माइंस का काम जो मिला था वो उन्हें फाइनली बंद करना पड़ा, पर वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन और इंटेक के सहयोग से 1993 में TWAC यानी ट्राइबल विमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य ये था कि नए कलाकारों को प्रोत्साहित करना, विशेषकर इस ट्राइबल आर्ट के लिए यानी सोहराई चित्रकला और कोहवर के लिए। आपको बता दूं कि सोहराई चित्रकला झारखंड की एक प्राचीन पारंपरिक कला है, जिसे वहाँ की आदिवासी महिलाएं नेचुरल रंगों से दीवारों पर बनाती हैं। फसल के उत्सव मनाने के लिए महिलाएं ये चित्रकला बनाती हैं। इनकी पेंटिंग्स में अक्सर आपको जंगल के जानवर और वहाँ के पशु पक्षी दिखाई देंगे। वहीं कोहवर भी एक पारंपरिक आर्ट तो है, पर इसे आदिवासी महिलाएं विवाह के समारोह में बनाती हैं। नव विवाहित जोड़े के कक्ष को इसी कला से बड़े सुंदर ढंग से सजाती हैं। जब ट्राइबल विमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनी,
उस समय बड़ी मुश्किल से 20 महिलाओं को जुटा पाना भी बड़ा चैलेंजिंग काम था। पर आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 6000 महिलाएं इस कला की ट्रेनिंग ले रही हैं। इन्हीं आदिवासी कलाकारों में से एक नाम है पुतली गंजू का, जो संस्कृति म्यूजियम में बने अपने मड हाउस में रहती हैं, जो एक साक्षात प्रमाण है महिला सशक्तिकरण का। पुतली गंजू पढ़ी लिखी नहीं है, पर हाँ सोहराई कला और कोवर कला में निपुण हैं, और ये कला उन्होंने अपनी माँ से सीखी। आज पिछले 25 साल में वे विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने स्वयं बताया कि वो कौन कौन से देश होकर आई हैं और उनको सब जगह सम्मान मिला अपनी कला की वजह से। लगभग 3 एकड़ में फैला बुलु इमाम जी ने अपने ही घर में संस्कृति म्यूजियम और आर्ट गैलरी बनाई है। उनका पूरा परिवार इस प्राचीन कोहवर चित्रकला और सोहराई कला को रिवाइव करने और प्रिजर्व करने में समर्पित भाव से लगा है। बुलु इमाम जी के 4 पुत्र और 3 बेटियां हैं, जो अपने अपने तरीके से इस कार्य में उनका सहयोग देते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि उनके 2 पुत्र जैसन और जस्टिन बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पर उनके इस योगदान को सदैव याद रखा जाएगा, विशेषकर जस्टिन इमाम को, जिनकी निष्ठा और लगन के कारण उनको सोहराई चित्रकला के लिए जीआई टैग मिला। स्वर्गीय जस्टिन की धर्मपत्नी अलका जी ने हमें बताया कि जीआई टैग मिलने से वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। जोहार, मेरा नाम अलका इमाम है और मैं हजारीबाग डिब्रूगढ़ की निवासी हूँ। सोहराई महिला कला संयुक्त समिति की मैं अध्यक्ष हूँ और 12 मई 2020 को सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला। सोहराई और कोहबर कला झारखंड राज्य का पहला ऐसा लोक कला है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सोहराई महिला कला समिति है, इसमें हजारीबाग के लगभग 13-14 गाँव की 400 से 500 महिलाएं इसकी सदस्य हैं और पिछले 20 वर्षों से मेरे स्वर्गीय पति जस्टिन इमाम के साथ मैंने सोहराई और कोहबर कला को ग्रामीण स्तर पर संरक्षण देने का कार्य किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कला ग्रामीण क्षेत्र में जीवित रह सके। साथ ही सोहराई महिला कला समिति का उद्देश्य है कि सोहराई और कोहबर कला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, इसका प्रमोशन किया जाए और जो भी ग्रामीण महिलाएं इस कला से जुड़ी हुई हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। हमें स्वयं पद्मश्री बुलु इमाम जी ने बताया कि कैसे उन्होंने सोहराई कला की खोज की और तब से आज तक उसी के प्रचार और संरक्षण में लगे हैं। Thank you for asking me to talk about the Koba and Sorai art project. It began in the early 1990s when I discovered that the wall paintings were being made by the village women. And I approached the Australian High Commission for funds, and the Australian International Development Bank gave me the first project of 5 lakhs of rupees in 1 year for Sorai, or rather for Koba, and the next year for Sorai. And so that was how the art project began. We ran it for 2 years, and the basic formula which Mrs. Pubal Jayaka had laid out was that there should be a 1/3 share for the artist, 1/3 for the project itself, and 1/3 for my Sanskriti Center, which was implementing the project under the aegis of India. That's how we began. And we did have an idea to create a reserve collection for retrospective exhibitions, which I have a small collection which we need to exhibit.
So basically, that was the idea. We started off in Australia in the mid 1990s, and the first exhibition in India was held at the Kemold Gallery under the kind office of Dr. Mrs. Kaushal Gandhi and her husband, the very famous Keku Gandhi, in Bombay at Kemold Gallery. And it was a resounding success. I gave a talk at the NCPA, National Center for Performing Arts, and the Sorai and the Kovai painting caught on like wildfire in India. And in the first year, we probably sold 100 paintings. We were selling very cheap in those days in the mid 1990s, I think about 5,000. Slowly the prices came up to about 20,000-30,000 rupees a painting after I shifted the project abroad. And anyone who wants to read a complete survey should read the text about it. At 83, I'm not inclined to go into brain picking, but we have had over 60 or 70 major international exhibitions. It's easier for you to look at the internet than ask me to recollect the whole thing. So we did it in about 5 countries and with about 20 or 30 of the world's most famous galleries and museums. I mean, in this I include the Australian National Museum, I include the Pigorini Museum in Rome, I include a lot of museums of that standard. So we were definitely able to return a lot of money to the artists, and the project became a welfare project, and it still continues as a welfare project. The only thing is that my son Justin created a Mahila Samiti for the Sorai, and that was connected with the government, which I never did. And so it's having its own bylaws, and it got the GI tag, which has made it very popular. And I'm happy that a lot more women are painting now than when I was running the project as a commercial welfare project. Mine was a simple, straightforward commercial welfare project where I would have an exhibition with a good gallery. I would sell a good number of paintings, got a good amount of money, divide it into 3 and distribute the money and audit the accounts with Intech. It was as simple as that. दुनिया के लिए फॉरेस्ट मैन पर लोकल गांव वालों के लिए पापा जी का कार्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जस्टिन की धर्मपत्नी अलका और उनके दोनों बच्चे इस कार्य में लगे हैं। संस्कृति म्यूजियम एक साक्षात प्रमाण है जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों को कैसे संजो कर रखा गया है। आप स्वयं देखिए। संस्कृति के कैंपस में मड हाउस में आपको सोहराई और कोवर पेंटिंग के म्यूरल्स भी दिखाई देंगे हर तरफ। पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी संस्कृति के लिए जो योगदान किया है वो सच में सराहनीय है। इसीलिए आपको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री बुलु इमाम जी ने सिर्फ काम ही नहीं किया है बल्कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट की है। अब तक 27 किताबें लिखी हैं, हज़ारों आर्टिकल्स छपे हैं और आज भी 80+ की उम्र में वे अपने कार्य के प्रति उतने ही समर्पित भाव से सक्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, इन सभी देशों में उन्होंने अपने दम पे ट्राइबल आर्ट का परचम फैलाया है। घने जंगलों में जिन रॉक आर्ट शेल्टर्स की खोज हुई है उनका सीधा रास्ता किसी को नहीं पता। इसीलिए बुलु इमाम जी रीमैपिंग के कार्य में लगे हुए हैं ताकि आगे आने वाले समय में टूरिस्टों को सही दिशा मिल सके वहां तक पहुंचने की, इन मैप्स के माध्यम से। पद्मश्री बुलु इमाम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने झारखंड के जंगलों और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनका योगदान आदिवासी कला, पर्यावरण संरक्षण और सोहराई और
कोवर कला के संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इनका पूरा जीवन ही मानव जाति के लिए एक संदेश है। और हाँ, अगर आप भी इन रॉक आर्ट को देखना चाहते हैं हजारीबाग के जंगलों में, तो आपका स्वागत है संस्कृति म्यूजियम के गेस्ट हाउस में। यहाँ आइए, रहिए, जानिए और समझिए हमारे आदिवासी के रिच कल्चर एंड हेरिटेज को। फिलहाल मैं हजारीबाग के इन घने जंगलों से बाहर निकलती हूँ एक नए कलाकार की तलाश में। Till then, bye bye. And yes, love nature.